हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वांटम केमिस्ट्री पॉइंट। एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन पढ़ रहे थे क्लास 12th का, और मोलरिटी हमने कर लिया था लास्ट टाइम पे। तो मोल फ्रैक्शन बचा हुआ था इन तीनों में, तो लास्ट मोल फ्रैक्शन है। इसके बाद हम सॉल्युबिलिटी करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोल फ्रैक्शन लास्ट है, आप इसे ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों में, क्योंकि इसका यूज़ आपका हेनरी लॉ, राउट लॉ सब में होगा, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिए, और अगर इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है उन्हें भी करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में बोलिएगा कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है। सिंपली इट इज़ द रेशियो है। रेशियो किसका रेशियो है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब है किसी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो उसमें सॉल्यूट के कितने मोल हैं और सॉल्वेंट के कितने मोल हैं, तो उसका रेशियो किसका है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ले लो, या तो सॉल्यूट ले लो या क्या ले लो, सॉल्वेंट ले लो, आपकी मर्जी है। अपॉन में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में टोटल मोल किस के होंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मिला के जितने मोल्स होंगे उसको नीचे लिखना है, और ऊपर जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट के मोल्स को ऊपर लिखेंगे, अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल्स को ऊपर लिखेंगे। तो इन दोनों का जो रेशियो है वन कंपोनेंट का टोटल मोल्स, सॉल्यूशन के टोटल मोल्स के रिस्पेक्ट में जो रेशियो बनेगा वही क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, देखो इट इज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो टोटल मोल्स सॉल्यूशन में किस के प्रेजेंट होंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। तो एक के रिस्पेक्ट, मतलब टोटल के रिस्पेक्ट में एक का निकालेंगे आप। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो इससे मैथमेटिकली देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, माना आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन को मेनली एक्स से दिखाते हैं। तो ए, हम ए यहाँ पे को ए लिखा है सफिक्स में, तो ए का मतलब है सॉल्यूट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ऊपर मोल्स किसके आएंगे? सॉल्यूट के। तो एन फॉर मोल्स, ए फॉर सॉल्यूट, यानी कि Na अपॉन में Na प्लस Nb। Na तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, प्लस Nb क्या है? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ टोटल मोल लिखते हैं, और टोटल मोल्स किसके? सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन किस से मिलके बना है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। तो दोनों के मोल आएंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल, ऊपर जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल। नीचे ऐसे ही सिंपली सॉल्यूट का निकाला, नीचे आप सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट को हमने बी से दिखा दिया, तो एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा एन बी आएगा ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में Na प्लस Nb, टोटल मोल्स आएंगे सॉल्यूट के और सॉल्वेंट। सिंपली समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। इजी सा मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आपको इजीली समझ में आ जाए। इफ एनी सॉल्यूशन ऑफ वाटर, वाटर का कोई सॉल्यूशन है जिसमें 2 मोल्स, किसके हैं? 2 मोल्स ऑफ NaCl, NaCl के 2 मोल्स हैं, एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर। अब वाटर का सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर? को वाटर है, और उसमें 2 मोल्स ऑफ NaCl क्या हुए हैं? बोले हुए हमने। देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl एंड H2। तो आपको इसका NaCl का एंड वाटर का क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। NaCl यहाँ पे को सॉल्यूट हो गया, और वाटर यहाँ पर को क्या हो गया? आपका सॉल्वेंट हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, या इसको ऐसे लिख सकते हो XNaCl, क्या हो जाएगा? NaCl के कितने मोल हैं? ऊपर किसके मोल आते हैं? जिसका निकालना होता है। तो NaCl के कितने मोल हैं? 2 अपॉन में क्या आएगा? Na प्लस Nb, यानी कि NaCl के मोल प्लस वाटर के मोल। NaCl के हैं 2 और वाटर के कितने हैं? 4, तो 2/6 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो गया इसके। ठीक है, ये आ गया मोल फ्रैक्शन। इसको और सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, 0.333 आ जाएगा। ऐसे ही वाटर के निकालने हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O,
या XH2O क्या हो जाएगा, वाटर के कितने मोल है 4 अपॉन में टोटल कितने हो जाएंगे 2 + 4 यानी कि 4/6 यानी कि 2/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.66 समथिंग आ जाएगा, तो 0.33 0.66। ठीक है, तो देखो इसका मोल फ्रैक्शन आ गया 0.33 समथिंग, इसका मोल फ्रैक्शन आ गया 0.66। तो ये एक चीज़ याद रखना, मोल फ्रैक्शन आपका सही है या गलत है इसको चेक करने का तरीका है, मोल फ्रैक्शन का हमेशा जो आप ऐड करोगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो उनका सम हमेशा 1 आता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O का जो सम आएगा वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक का आपने मोल फ्रैक्शन निकाल दिया है और आपको नीचे का नहीं निकालना चाहते हो तो सीधे 1 से माइनस भी कर सकते हैं आप। तो देखो इसका 1.3 आया था, 1/3 आया था, H2O का इतना नहीं निकालना है तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, H2O का निकालने के लिए 1 - 1/3 भी कर सकते हैं या 1 - 0.33 तो 0.66 आ जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना जो भी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जो समीशन होता है, टोटल समीशन जो होता है मोल फ्रैक्शन का हमेशा 1 होता है। तो अगर आपने एक का निकाल लिया है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का निकालना है तो 1 में से माइनस कर सकते हैं। तो सिंपली रूल क्या हो गया, फिर रूल यह हो गया XA प्लस XB इक्वल टू 1। हमेशा जो मोल फ्रैक्शन का समीशन होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो अगर एक का आपने निकाल लिया तो दूसरे का निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे। अंडरस्टैंड? तो आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं सॉल्युबिलिटी बता रही हूँ और उसके बाद हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ में ये बहुत ही यूजफुल होगा, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड NCERT की बुक में न्यूमेरिकल हैं वो आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो जैसे मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे बताया है सेम ऐसे ही न्यूमेरिकल है, सिर्फ मोल फ्रैक्शन निकालना है और कहीं पे को मोल नहीं दिए होंगे, वहाँ पर को मास दिया होगा। तो मैंने आपको मोल्स निकालना बताया, मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो वहाँ से मोल्स निकाल दीजिए, मोल्स आपके निकल जाएंगे तो उसके बाद आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ओके, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्युबिलिटी आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड हेनरी लॉ जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसे समझेंगे आज सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी से आप मैंने आपको स्टार्टिंग में सॉल्यूट सॉल्वेंट ये सब बताया था कि सॉल्यूट क्या होता है सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी उसी से रिलेटेड है। सॉल्युबिलिटी कहने का मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या समझते हैं आपकी, कोई किसी में हम कह रहे हैं कि ये सॉल्युबल है या सॉल्युबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मीन समझते हैं आप। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट विच कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो किसी भी सब्सटेंस यानी कि कोई भी सब्सटेंस आपने किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करवाया है तो उसका कितना मैक्सिमम अमाउंट उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हुआ है, कितना वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व हो सकता है, वो उसकी क्या है सॉल्युबिलिटी है। कहने का मतलब जैसे मैंने आपको फर्स्ट दिन भी बताया था, अगर आप 1 गिलास वाटर लेते हैं उसमें शुगर मिलाते रहते हैं, एक टाइम तक शुगर उसमें घुलती रहती है और एक लिमिटिंग टाइम आता है जब वो शुगर उसमें घुलनी बंद हो जाती है, तो वो उसकी क्या हुई सॉल्युबिलिटी हुई। कहने का मतलब है कि उतना ही शुगर उस वाटर में घुल सकता था, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी हुई। तो सॉल्युबिलिटी इज द सब्सटेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट विच कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया? तो कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ, अब ऐसा भी नहीं कि हम किसी को भी डिजॉल्व करवा दें, ऐसा तो नहीं होता है कि हम कोई भी लिक्विड ले रहे हैं, कोई भी सॉल्वेंट ले रहे हैं और उसमें कुछ भी डिजॉल्व कर दें तो वो घुल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए जो सॉल्युबिलिटी होती है सब्सटेंस की वो डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है। ये 4 फैक्टर है, नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है कि सॉल्यूट क्या लिया है आपने और सॉल्वेंट क्या लिया है। देखो केमिस्ट्री में मेनली सॉल्वेंट और सॉल्युबिलिटी के केस में एक रूल आपका यहाँ पे लगता है, लाइक डिजॉल्व इन लाइक एंड
अनलाइक, डिसॉल्व इन अनलाइक। कहने का मतलब क्या है यहाँ लाइक और अनलाइक से क्या मतलब है? देखो, लाइक डिसॉल्व इन लाइक मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पोलर डिसॉल्व इन पोलर और नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। अब पोलर क्या होते हैं? वैसे भी आज में जब हमने स्ट्रक्चर बनवाए थे 11th में, तो वहाँ पे को हमने H2O का स्ट्रक्चर बनाया था। H2O का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर आएंगे? ऑक्सीजन की ओर। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आएंगे? ऑक्सीजन की ओर। तो ओवरऑल रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रॉन जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो कहाँ को मिल रहा है? ऊपर को। कहने का मतलब यहाँ से भी इधर आ रहा है, इधर से भी इधर आ रहा है, रिजल्टेंट कहाँ को मिलेगा? ऊपर को मिलेगा। तो कुछ ना कुछ इसमें डायपोल मोमेंट मिल रहा है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है या रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं है। तो जिन मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो इसीलिए वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल क्या हुए? जिनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, जिनमें कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, ठीक है। तो इसी से बना लाइक, डिसॉल्व इन लाइक। कहने का मतलब जो पोलर होंगे पोलर में ही घुलेंगे, जो नॉन पोलर होंगे नॉन पोलर में ही घुलेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे वाटर लिया आपने सॉल्वेंट, उसमें आपने ऑयल डाला, तो क्या ऑयल डिसॉल्व हो जाता है? वाटर में नहीं होता है। क्यों? वाटर हमारा पोलर है और ऑयल क्या है? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन है, ठीक है। तो वो तो क्या है? हाइड्रोकार्बन आ गए, वो तो नॉन पोलर होते हैं। और वाटर क्या हमारा? पोलर है। तो कभी भी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, कार्बन का क्या होता है? टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल यानी कि नॉन पोलर होता है, उसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो आ जाता है, ठीक है। तो कभी भी कार्बन वाटर में नहीं घुलता है, इसीलिए ऑयल वाटर में नहीं घुलता है। तो कभी भी लाइक अनलाइक में डिसॉल्व नहीं होगा। लाइक डिसॉल्व इन लाइक, अनलाइक डिसॉल्व इन अनलाइक, ठीक है। वहीं अगर आप सॉल्वेंट को बेंजीन ले लें, अगर सॉल्वेंट बेंजीन ले लेते हैं तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो ऑयल, इसमें ऑयल को अगर बेंजीन में डिसॉल्व कराएंगे तो हो जाएगा, क्योंकि वो भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, वो भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। ऐसे ही नेप्थलीन हो गए, एंथ्रासीन हो गए, ये सब बेंजीन में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो इस तरीके से नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों के केस में ये रूल लगेगा। कौन सा? लाइक डिसॉल्व इन लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, अनलाइक डिसॉल्व अनलाइक। मतलब जो जैसा होगा वो वैसे में ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो कैसे डिपेंड करती है उन्हें समझा दिया। जो पोलर होंगे पोलर में ही घुलेंगे, जो नॉन पोलर होंगे नॉन पोलर में ही घुलेंगे, ठीक है। और तो इसके लिए ये रूल हो गया लाइक डिसॉल्व इन लाइक, अनलाइक डिसॉल्व इन अनलाइक। अब हम तीसरा फैक्टर देखेंगे कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर सॉल्युबिलिटी में क्या इफेक्ट होता है। तो पहले आप इसे एक बार समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं टेम्परेचर का बता देती हूँ। ओके स्टूडेंट, देखिए थर्ड हमारा जो फैक्टर था किस पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी? टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसको देखेंगे। तो जो टेम्परेचर का जो बिहेव है वो इरेगुलर है। इरेगुलर कहने का मतलब है कुछ सबस्टेंस पे तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होती है और कुछ में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इन केस ऑफ AgNO3, AgClKi, NH4Cl, NaNO3, ये कुछ ऐसे सबस्टेंस हैं, अगर हम इनका सॉल्यूशन लिया जाए वाटर में, लिक्विड में, तो ये इनका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? AgNO3, AgClKi, NH4Cl, NaNO3, इनको अगर हम
इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज होती है, बिकॉज ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? थर्मोडाइनमिक्स में हमने 11th में पढ़ा था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? देखो मैं एक कर्व से फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे देखो ये एनर्जी बैरियर है, तो एनर्जी बैरियर है, ये जो एनर्जी है ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, देखो ये नीचे है तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? यहाँ पे को कम है। ये ऊपर है तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो ज़्यादा होती है इन द कंपेरिजन ऑफ रिएक्टेंट की एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए चेंज इन एनर्जी या डेल्टा एच निकालेंगे तो ये पूरा ये जो ऊपर टॉप होता है इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। यहाँ से लेकर जो रिएक्टेंट की नीचे की एनर्जी है उस पूरे को लिया जाता है। तो ये कितनी हुई? H सफिक्स में लिख दिया R, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी, और माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो इसलिए डेल एच की वैल्यू क्या आती है? यहाँ पे को पॉजिटिव आती है। तो जहाँ पे को डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इसीलिए जो AgNO3 है, AgCl है, NH4Cl है, NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट, इन सब के केस में जो सॉल्युबिलिटी हो रही है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इनके लिए डेल एच की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। अब वहीं अगर आप इन केस ऑफ लिथियम सल्फेट या लेते हैं सीरियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट या सीरियम सल्फेट लेते हैं तो इनके केस में क्या हो जाती है? टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी decreases because these are exothermic reaction। और एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा अगर हम ग्राफिकली देखते हैं। तो देखिए यहाँ रिएक्टेंट, तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें क्या हो गया? यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है। प्रोडक्ट नीचे आ गया, देखो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। देखो इतने नीचे है तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो जब इनका गैप देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट से, ये आपका रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो जब इसका आप डेल्टा एच निकालेंगे, चेंज निकालेंगे, तो क्या करते हैं हम? डेल एच आर, हमेशा इसमें से इसको ही माइनस करना, इसमें से इसको माइनस यहाँ किया तो यहाँ भी वही करना है, एच आर माइनस एच पी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो देखो ये कम है, ये ज़्यादा है, कम में से ज़्यादा को हटाएंगे तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसीलिए डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है तो कैसी रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे को प्रोडक्ट रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा हो गई है प्रोडक्ट से, तो इसीलिए ये क्या करते हैं? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब ये दो चीज़ें याद रख लीजिए। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो एंडोथर्मिक के केस में हमेशा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक के केस में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो एग्जांपल भी मैंने लिख दिया, साथ साथ में एग्जांपल भी नोट कर लीजिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन के जैसे AgNO3, NH4Cl, NaNO3, ये सारे के सारे सॉल्युबिलिटी इन केस
टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, इसीलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी जैसे हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, लास्ट हमारा है प्रेशर। देखो प्रेशर क्या है, प्रेशर जो हम अभी सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, अभी हमने गैस की कोई सॉल्युबिलिटी नहीं पढ़ रही, क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी हेनरी लॉ डिफाइन करेगा। अभी हम सॉल्युबिलिटी किसकी पढ़ रहे हैं, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं लिक्विड में, कि सॉलिड अगर हमारा सॉल्यूट है और लिक्विड में उसे डिजोल्व कर रहे हैं या लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो चौथा फैक्टर है प्रेशर, वो उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, मतलब प्रेशर पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो इसीलिए उन पे प्रेशर चाहे आप कितना बढ़ा दो या कम कर दो तो उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है और नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि वो अनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड, तो इसीलिए प्रेशर जो चौथा फैक्टर है वो नेग्लिजिबल होता है, उतना ज़्यादा उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारे चारों के चारों फैक्टर हो गए, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। अब हम गैस की सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे कि गैस जब लिक्विड में डिजोल्व करते हैं गैस को, तो उस पर क्या क्या सॉल्वेंट का कैसे इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और प्रेशर का। तो जो प्रेशर का इफेक्ट है गैस का लिक्विड में डिजोल्व करने पे, जो प्रेशर का इफेक्ट है उसे ही हेनरी ने उसे शो किया था और उसे ही हेनरी लॉ कहा जाता है। तो उसे अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो अभी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, अभी तक हमने सॉल्युबिलिटी सॉलिड की देखी थी लिक्विड में। ठीक है, अब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस देखेंगे इन लिक्विड में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं और हेनरी लॉ तो हर बार ही 12th में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या फिर ये पूरा लॉ इसको डिस्क्राइब करना ये पूछा जाता है। तो इसे बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्या है हेनरी लॉ। तो देखो जो सॉल्युबिलिटी है, गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, उसको समझाने के लिए कि उस पे जो प्रेशर का इफेक्ट होता है मेनली, उसको समझाने के लिए हेनरी ने लॉ दिया था। तो मेनली हम पहले देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी गैस किस तरीके से सॉल्युबल होती है लिक्विड में। मैनी गैस, बहुत सारी गैसें हैं जो सॉल्युबल डिजोल्व हो जाती हैं लिक्विड में। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन कम डिजोल्व होती है, उतना ज़्यादा डिजोल्व नहीं होती है वाटर में। लेकिन जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो हाईली सॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, वो अच्छे से डिजोल्व हो जाती है। तो इस तरीके से जो सॉल्युबिलिटी है गैस की, वो हाईली अफेक्टेड होती है प्रेशर, मतलब वहाँ सॉलिड के केस में हमने देखा था कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था सॉल्युबिलिटी पे सॉलिड के केस में। लेकिन गैस क्योंकि कंप्रेसिबल होती है गैस, तो इसीलिए गैस का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर तो सॉल्युबिलिटी में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस आर हाईली अफेक्टेड बाय द प्रेशर, तो प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इन केस ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी में। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में, इस पे जो प्रेशर का इफेक्ट है उसको समझाने के लिए सबसे पहले हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एक रिलेशन दिया था, क्वांटिटेटिव रिलेशन, जिसे हेनरी लॉ कहा गया। उन्होंने ये समझाया था कि प्रेशर का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी गैस की, जब गैस सॉल्युबल होती है लिक्विड में, तो उस पर अगर हम प्रेशर कम कर रहे हैं या प्रेशर ज़्यादा कर रहे हैं तो किस तरीके से अफेक्ट करती है, उसको समझाने के लिए एक रिलेशन दिया था जिसे हेनरी लॉ कहते हैं। हेनरी वॉज फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में एक रिलेशन दिया जिसे हेनरी लॉ कहा गया। क्या कहता है हेनरी लॉ? देखो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट, इसके 2-3 स्टेटमेंट है, ध्यान से हर स्टेटमेंट को समझिएगा। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। सिंपल है, कह रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ऑफ द गैस के, मतलब प्रेशर जितना बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सिंपल है, ये कह रहा है। तो हमने इसको मैथमेटिकली लिख दिया, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या इसको एस से दिखा दिया, इसको पी से। एस की जगह पे कहीं पे लो एम से, मास से दिखाया जाता है, तो आप दोनों से किसी से भी दिखा सकते हैं।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट जोड़ दिया k, तो kp हो गया, या m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p या m इक्वल टू kp। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। तो इस डेफिनेशन जो पहले आएगी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, इसको डाल्टन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने थोड़ा कंक्लूड किया इंडिविजुअली, उन्होंने एक नई डेफिनेशन दी। उन्होंने क्या कहा उसे देखते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए हेनरी ने जब अपना स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद डाल्टन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने वो क्यों पीछे आए थे, उन्होंने कहा कि हेनरी ने एक स्टेटमेंट दे दिया है गैस पे प्रेशर का कैसे अफेक्ट होता है, गैस जब लिक्विड में डिजोल्व हो रही है। तो डाल्टन ने अपना एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस in the solution is directly proportional to the partial pressure of the solution। उन्होंने कहा कि जो मोल फ्रैक्शन है, अभी मैंने आपको मोल फ्रैक्शन बताया था, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो उसने कहा कि जो मोल फ्रैक्शन है किसी भी गैस का सॉल्यूशन गैस का किसी सॉल्यूशन में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो जो सॉल्यूशन पे जो पार्शियल प्रेशर लगाया जा रहा है गैस के द्वारा, वो उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। उसने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि जो भी आपने स्टेटमेंट दिया हेनरी ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद डाल्टन का स्टेटमेंट आया, तो उसको देखते हुए डाल्टन ने ये स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि जो मोल फ्रैक्शन है, जो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स रेशियो होता है। तो कहा कि जो मोल फ्रैक्शन होगा फिर गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। तो जैसे ये स्टेटमेंट है, उसके बाद हेनरी ने कहा कि डाल्टन ने फिर स्टेटमेंट दे दिया, तो फिर हेनरी ने इसको सिंप्लीफाई किया, मतलब इसको यही सेम हेनरी ने भी दिया, बस इसका जस्ट उल्टा कर दिया। हेनरी ने क्या कहा कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इसने मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर कहा, वही हेनरी ने कहा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो ये ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, इसीलिए हेनरी के नाम से पढ़ते हैं इसको, डाल्टन लॉ के नाम से नहीं पढ़ते, क्योंकि हेनरी ने पहले दिया था। हेनरी को देख के डाल्टन ने अपना स्टेटमेंट दिया, फिर उस डाल्टन के स्टेटमेंट को भी मॉडिफाई किया हेनरी ने। तो कॉमनली वैसे दोनों ही सही हैं, लेकिन हेनरी लॉ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसका मतलब ये क्या है कि जब पार्शियल प्रेशर, जो भी गैस का पार्शियल प्रेशर होता है, जो सॉल्यूशन पे लगाया गया है पार्शियल प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर स्मॉल p से दिखाएंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन को मैंने बताया था किससे दिखाता है, x से। तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ते हैं, kh जोड़ा जाता है यहाँ पर, को kh फॉर हेनरी कांस्टेंट। ये kh क्या है यहाँ पर को, कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। ये बहुत, अभी इससे आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत निकालने को आती है। तो p इक्वल टू हो गया kh इंटू एक्स। सिंपली कहीं पे ऐसा लिखा होता है, कहीं पे ये वाला, इसके हिसाब से भी लिख देते हैं, तो दोनों के हिसाब से आप मैथमेटिकली लिख लीजिए। इसने क्या कहा था, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल p, ठीक है, यानी कि पार्शियल प्रेशर। तो x इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल p, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, kp, ठीक है। तो ये डाल्टन के हिसाब से हो गया, ये हेनरी के हिसाब से हो गया, दोनों ही सही हैं। तो चाहो तो दोनों लिखो, नहीं तो ये सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के, और kh के यहाँ पर को हेनरी कांस्टेंट है। तो ये आपका हेनरी लॉ था। सिंपली जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की लिक्विड में, उसमें प्रेशर का क्या अफेक्ट पड़ता है उसको समझाने के लिए हेनरी ने अपना लॉ दिया था, और वो लॉ क्या है मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी, पूरा हेनरी लॉ समझ में आ गया होगा। मेनली तभी सॉल्युबिलिटी इतना डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ये हेनरी लॉ किसके लिए है, क्यों है, जब आप सॉल्युबिलिटी अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो सॉल्युबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से पढ़िएगा, और हेनरी लॉ भी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी हम अगले लेक्चर में करेंगे।
और जितना भी आज पढ़ाया है उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।